अब हम लोग बात करते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक साइंटिस्ट हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं एक नेचुरलिस्ट हैं, एक इकोलॉजिस्ट हैं जो जर्मनी के रहने वाले हैं। इन्होंने एक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये बताने के लिए कि किस तरीके से हम एरिया बढ़ाते हैं और स्पीसीज की भी जो नंबरिंग है वो भी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये साउथ अमेरिका गए, वहाँ पर इन्होंने देखा कि जब ये छोटे से एरिया में थे तो स्पीसीज कम देखने को मिली, उससे ज़्यादा फिर एरिया इन्होंने बढ़ाया और ज़्यादा, फिर एरिया इन्होंने बढ़ाया और ज़्यादा। इस चीज़ को उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस किया। उन्होंने बोला कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है स्पीसीज भी जो है वो बढ़ती जाती है। मीन्स अगर एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज बढ़ेंगी, या स्पीसीज बढ़ेगी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक लिमिट तक होता है। इस चीज़ को अगर हम देखें, ये एक ग्राफ बना हुआ है, सेम ऐसे ही ग्राफ हम लोग एक प्लॉट करते हैं, लेकिन समझकर। हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, एक एक्स एक्सिस ले ली और एक हमने वाई एक्सिस ले ली। हमने एक्स एक्सिस पर हमेशा और हमेशा क्या रखते हैं, एरिया रखते हैं, और वाई एक्सिस पर हम लोग क्या रखते हैं, स्पीसीज रखते हैं। हमने देखा कि एक्स एरिया हमने 10 किलोमीटर है, 20 है, 30 है, 40 है, और ये यहाँ पर 100 स्पीसीज, 200 स्पीसीज, 300 स्पीसीज और 400 स्पीसीज। हमने देखा कि जब 10 किलोमीटर एरिया था तो वहाँ पर हमको कितनी स्पीसीज देखने को मिली, 100 स्पीसीज देखने को मिली। धीमे धीमे एरिया बढ़ाते गए, स्पीसीज बढ़ती गई, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि स्पीसीज जो है वो कांस्टेंट हो गई। फिर चाहे हमने एरिया 10 से 20 कर लिया, 20 से 30 किलोमीटर पहुँच गया, 40 किलोमीटर पहुँच गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो हमारी स्पीसीज है वो कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। मीन्स हम अगर एरिया कितना भी बढ़ा लें, एक लिमिट के बाद में स्पीसीज जो है वो बढ़ती नहीं है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ही उन्होंने इस ग्राफ को प्लॉट किया था। इसके बाद उन्होंने इस ग्राफ के साथ में ही एक और ग्राफ बना लिया था जो लॉगरिथम बेस पर था। मीन्स लॉग, अगर हम लोग इसको समझने के लिए इसका अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हमारा एक इक्वेशन है। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया, इसको हटाया, मीन्स जब भी हम लोग देखते हैं फिजिक्स वगैरह में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिया गया c, और उसके बाद में a, और z जो होता है ये ऊपर हमें बताता है स्लोप ऑफ लाइन। क्या बताता है, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन जब भी हम कभी देखते हैं तो इस तरीके का कुछ ग्राफ निकल के आता है, और जब हम लोग लॉग देखते हैं, हमने क्या किया, लॉग स्केल पर जब हमने इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया तो हमें वैल्यू निकल के आई लॉग s इक्वल्स टू लॉग c प्लस z लॉग a। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज रिचनेस, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, z को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन या फिर रिग्रेशन कॉफिशिएंट। अभी बेटा आप यही याद रख लो कि इसको z को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन या फिर क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता क्या है, जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि यहाँ पर, जैसे हम एक और ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पर जो थीटा है ये कितना है, ये कम है। यहाँ पर अगर हम थीटा देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। जितना ज़्यादा थीटा होगा, मीन्स जितना ज़्यादा ग्राफ प्लॉट करने पर थीटा निकल के आएगा, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन होता है। मीन्स उतनी ही ज़्यादा क्या बढ़ जाती है, स्पीसीज बढ़ जाती हैं। ठीक, तो जितना ज़्यादा रिग्रेशन कॉफिशिएंट होगा, इसके लिए हमको टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होता है। लेकिन अभी हम लोग एज अ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको इतना नहीं देखना है, केवल और केवल ये जानना है कि z क्या होता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। मीन्स जो लाइन हम जो स्टीपर्ड खींच रहे हैं, जो ये बता रहा है कि स्पीसीज कितना बढ़ रही है एरिया से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कॉफिशिएंट। रिग्रेशन कॉफिशिएंट अगर हम देखें तो ये कितना कम हो सकता है, z की वैल्यू कितनी कम हो सकती है, तो जैसे ही हम एरिया घटाएंगे स्पीसीज भी घटेंगी, लेकिन एक लिमिट तक घटती है। मींस z की वैल्यू 0.1 से लेकर कितनी रहती है, 0.2 तक रहती है। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी, जहां पर z की वैल्यू जो है
वो 0.6 से लेकर कितनी रहती है, 1.2 तक रहती है। और ये हम लोगों को किस केस में देखने को मिलता है, बर्ड्स और मैमल्स के केस में देखने को मिलता है, जबकि डिक्रीज वाला केस हम लोगों को देखने को मिलता है बर्ड्स जो है हमारी के केस कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। ठीक, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है और बायोडाइवर्सिटी अपने आप में क्या चीज़ रखता है। तो इकोलॉजिस्ट अगर हमको बताते हैं कि अगर कोई भी इकोसिस्टम है वो स्टेबल तभी रह सकता है जब वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होगी। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब केवल और केवल एनिमल नहीं होता है, वहाँ पर सभी हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। जितनी ज़्यादा कम्युनिटी होगी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतना ही ज़्यादा जो है वो इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा, उतना ही ज़्यादा जो अगर कम होगी उतने ही कम जो है वो स्टेबल रहेगा। ठीक, इस स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी चाहिए, कितने क्या चाहिए, वेरिएशंस भी कम चाहिए। ये सभी चीज़ें जो हैं वो किसको इम्पोर्टेंस बनाती हैं, किसका इम्पोर्टेंस बढ़ाती हैं, तो बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस बढ़ाती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम लोग दो केसेस देखते हैं, या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि दो साइंटिस्ट ने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया था। पहला है हमारा डेविड टिलमैन और दूसरे हैं हमारे पॉल इनरिच। डेविड टिलमैन की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बड़ा एरिया लिया था और उस बड़े एरिया को 6 प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया था। इन सभी 6 प्लॉट में उन्होंने क्या रखी, स्पीसीज रखी। क्या रखी हैं, स्पीसीज रखी। ये सभी जो स्पीसीज हैं, ये सभी स्पीसीज जो आपको हमने 1 2 जो भी अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिकल फॉर्म है, ये सभी रिप्रेजेंट कर रही हैं स्पीसीज को। इन्होंने फर्स्ट प्लॉट में केवल 2 स्पीसीज रखी, सेकंड में 3 4 5 मोर देन 6 मोर देन 10। इन्होंने बोला कि जब कभी भी लेस नंबर ऑफ स्पीसीज किसी भी प्लॉट में होती हैं, और इस प्लॉट को उन्होंने इकोसिस्टम की तरह डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा जब किसी भी इकोसिस्टम में कम से कम स्पीसीज होती हैं तो एक स्पीसीज दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंड होती है, तो वो जल्दी जल्दी उसको क्या कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी। एक टाइम आएगा कि ये जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और इसको जो है, इसको सरवाइव करने के लिए अब बाहर से हमको क्या देना पड़ेगा, इसको फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको हर एक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा इकोसिस्टम कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस सेल्फ सस्टेनेबल होता है, मीन्स अपने आप चल नहीं सकता है, इकोलॉजिकली ये बैलेंस्ड नहीं होता है, और इसको हमें बाहर से हर एक चीज़ प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन अगर हम लास्ट वाला देखें, इस लास्ट वाले में बहुत सारी स्पीसीज हैं। अगर इनमें से कोई एक स्पीसीज किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो दूसरी स्पीसीज जो उस पर डिपेंड थी वो उस पर ना डिपेंड होकर किसी और पर डिपेंड होती है, जिस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हमेशा और हमेशा रहती है। मीन्स ये कैसे रहते हैं, मोर स्टेबल रहते हैं। ये इकोसिस्टम को कभी भी आपको बाहर से कोई आउटर सोर्स से कोई चीज़ नहीं कंजर्व करनी पड़ती, या फिर कोई चीज़ नहीं देनी पड़ती, ना फूड सप्लाई देनी पड़ती है। मीन्स ये कैसा है, सेल्फ सस्टेनेबल है, अपने आप चलने वाला है, और इकोलॉजिकल बैलेंस्ड भी है। मीन्स जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम में होगी, वो बायो इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। वो इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो धीमे धीमे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, और वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉल इनरिच की। पॉल इनरिच ने एक हाइपोथेसिस दी थी जिसका नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, देखिए उन्होंने दो चीज़ों को कंपैरिजन किया था। उन्होंने इकोसिस्टम का कंपैरिजन किया था एरोप्लेन से, एयरप्लेन से कंपैरिजन किया था। उन्होंने बोला कि जो रिवेट होते हैं, जो पंख होते हैं, इनके अगर हम कोई भी बोल्ट वगैरह को निकालें, और इन्होंने इकोसिस्टम की यूनिट क्या मांगनी थी, स्पीसीज, और एरोप्लेन की यूनिट क्या मांगी थी, रिवेट, जो पंख में लगे हुए होते हैं। इन्होंने बोला कि हम पंख से एक बोल्ट को निकाल लें और इकोसिस्टम से एक स्पीसीज को निकाल लें, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर एयरप्लेन से एक से या फिर 10 रिवेट निकाल लेते हैं, या फिर 10 बोल्ट निकाल लेते हैं, तो ये जो इसका जो पंख है ये कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, एरोप्लेन थोड़ा थोड़ा कैसा लगने लगेगा, थोड़ा डाइवर्स होने लगेगा। इसी तरह अगर 10 स्पीसीज एक्सटेंड हो जाती हैं किसी इकोसिस्टम में, तो वो इकोसिस्टम भी कैसा हो जाता है, हल्का और हल्का कैसा हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है।
लेकिन अगर 10 से ज़्यादा अगर हमने बोल्ट निकाल दिए किसी एयरप्लेन के रिवेट से, रिवेट निकाल दिया हमने किसी पंख से उसके, तो वो कैसा हो जाएगा, वो पूरी तरीके से एयरप्लेन कैसा हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इसी तरीके से इकोसिस्टम से अगर 10 से ज़्यादा स्पीसीज एक टाइम पर निकलती हैं तो वो इकोसिस्टम पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा, धीमे धीमे वो कैसा होने लगेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उन्होंने, पॉल एनरिच ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने इकोसिस्टम को एयरप्लेन से कंसीडर किया था और इको स्पीसीज को किससे इक्वल माना था, रिवेट से। और वहाँ पर उन्होंने बताया था किस तरीके से स्पीसीज एक एक अगर ख़त्म होती जाती है तो कैसे कैसे वहाँ पर नुकसान होता है। इस चीज़ को, फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो पॉल एनरिच ने दिया था। अब हम लोग बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मीन्स बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से ख़त्म हो रही है, या जो क्या क्या बायोडाइवर्सिटी में अब तक ख़त्म हो चुका है। अगर हम देखें तो हमारे पास इवोल्यूशन के कोई ज़्यादा बेहतर एविडेंसेस नहीं है, लेकिन अगर हम देखें एक्सटिंक्शन मीन्स ख़त्म होने के किसी की स्पीसीज के, वो हमारे पास एविडेंसेस जो है वो पूरी तरीके से आज भी हमारे पास मौजूद हैं। पैसिफिक आइलैंड जो है वहाँ पर कितनी स्पीसीज बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, 2000 स्पीसीज। IUCN ने 2004 में एक डाटा दिया था, जो डाटा उन्होंने कहाँ पर लिखते हैं वो लोग, रेड डाटा लिस्ट में रिकॉर्डेड होता है। उन्होंने बताया था अप्रॉक्स 784 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स की कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी, 359, 388 वर्टिब्रेट्स और 87 क्या हुए, प्लांट जो है वो एक्सटिंक्ट हुए थे। कब उन्होंने बताया था ये चीज़, 2004 में बताया था। इसके अलावा कई सारे ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं जो अलग अलग जगह से एक्सटिंक्ट हुए थे, जैसे बाली, जावा और कैस्पियंस जो है वो टाइगर की स्पीसीज हैं। डोडो फ्लाइट लेस बर्ड है जो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुई थी। क्वागा अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुआ है। थैलासेन ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हुई है। स्टीलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन ये दोनों रशिया से एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये माना जा रहा है फ्यूचर में अप्रॉक्स 15,500 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने को हैं, जिनमें 12% बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स हैं, 31% जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है और 32% एम्फीबियंस हैं। वो एम्फीबियंस है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। इन सभी का सबसे बड़ा रीज़न है पॉल्यूशन। एक्सटिंक्शन की अगर आप बात करें, एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा पहले डायनासोर रहते थे और धीमे धीमे डायनासोर एक प्रलय आई जिसमें डायनासोर पूरी तरीके से क्या हो गए, खत्म हो गए। मीन्स किसी स्पीसीज का, उसके लास्ट इंडिविजुअल का प्रेजेंट ना होना ही क्या कहलाता है, उस स्पीसीज का एक्सटिंक्शन कहलाता है। अगर हम देखें तो अभी तक 3 टाइप्स के एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। फर्स्ट को बोलते हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन, जो बाय नेचर होता है। मीन्स कैसे भी अर्थ है, यहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ हुई जिनसे क्या हो गया, अर्थ में नेचर के द्वारा क्या हो गया, नेचुरल एक्सटिंक्शन हो गया। दूसरा होता है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एकदम बहुत बुरी तरीके से एक्सटिंक्शन होना। मीन्स जैसे आप मानते हैं कि डायनासोर उस टाइम जो एस्टेरॉयड है वो पृथ्वी पर आकर टकराया था, तो वो मास एक्सटिंक्शन है। नेचुरल एक्सटिंक्शन, फ्लड का आ जाना, पूरी चीज़ का खत्म हो जाना, ये नेचुरल एक्सटिंक्शन है। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक में जो एंथ्रो वर्ड यूज हुआ है वो एंथ्राइडिया से हुआ था, जिसका मतलब होता है ये स्पीसीज जो है जो एक्सटिंक्ट हुई हैं इनमें किसका सबसे बड़ा हाथ है, ह्यूमन का। अभी तक टोटल 5 सबसे ज़्यादा मैसिव एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। जो 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं इसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन जो छठा एक्सटिंक्शन होने वाला है ये पूरी तरीके से ह्यूमन के द्वारा ही हो रहा है, जो पहले के होने वाले 5 एक्सटेंशन से 100 से लेकर 1000 टाइम जो है वो तेजी से हो रहा है। अब हम अगर बात करें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो 3 चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन कम होने जाएगा। रिड्यूस रेजिस्टेंस एडवर्स एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। उसके बाद में इंक्रीज वेरिएबिलिटी ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कुछ मेन कॉजेज हैं, जिनमें हम लोगों को सबसे मेन इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेशंस, दूसरा है हैबिटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है को एक्सटेंशन, चौथा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अगर हम बात करें ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है जैसे हमको कोई चीज़ फ्री की मिलती है तो उसको ज़्यादा यूज़ करना।
नेचर में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, चाहे वो कॉमर्शियली यूज़फुल होती हैं या हो सकता हो उसका यूज़फुल मेडिसिन के फील्ड में हो, इकोनॉमिकली हो, तो हम लोग उसका बहुत ज़्यादा क्या करने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं। तो बेसिक नीड जो इंसान की है वो उन चीज़ों को देखकर जो है, चाहे फूड हो चाहे शेल्टर, वो क्या धीमे धीमे क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसके अगेंस्ट बढ़ रही है? नेचुरल रिसोर्सेज के अगेंस्ट बढ़ रही है, जिसका वो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसका एग्जांपल है स्टीलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन। ये ह्यूमन के द्वारा एक्सटिंक्ट हुए हैं। बहुत सारी मैराइन फिशेस जिनका हार्वेस्ट किया जा रहा है वो खतरे में आ चुकी हैं। जैसे समुद्र में बहुत ज़्यादा ऐसी मछली है जिनका शिकार होता है फॉर अ फूड या कॉमर्शियली उनका यूज़ के लिए शिकार हो रहा है। तो वह कई सारी स्पीसीज ऐसी स्पीसीज की क्या है, वो उस कंडीशन में आ चुकी हैं, एंडेंजर्ड कंडीशन में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब है किसी भी नेचुरल हैबिटाट जो ऑर्गेनिज्म का है उसको ख़त्म कर देना, या फिर उस जगह पर उनको ख़त्म करने के बाद हमने क्रॉप्स का स्टार्टिंग करी। मीन्स इसके बारे में ये बात हो रही है, जैसे अगर हम बात करें हैं, जैसे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था, धीमे धीमे वहाँ पर क्या स्टार्ट हुए, वहाँ पर उन पेड़ को काटा जाने लगा, वहाँ पर खेती बाड़ी स्टार्ट हुई। अब जो एनिमल्स उस जंगल में रहा करते थे वो एनिमल्स जो है वो धीमे धीमे क्या हो गए, उस एक्सटेंट हो चुके हैं। जैसे बोला गया है कि पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितने, पूरी दुनिया में कितना परसेंट था, 40%, 14% था, लेकिन अब वो लिमिटेड कितना रह चुका है, 6%। कहीं ना कहीं क्रॉप्स के वजह से या एग्रीकल्चर फील्ड की वजह से ये धीमे धीमे क्या हो गए, इनको ख़त्म किया जा चुका है। अब हम लोग बात करते हैं तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज का क्या मतलब होता है? मीन्स एक ऐसी स्पीसीज जो हमारे पर्टिकुलर हैबिटाट की नहीं है, हम उसको बाहर से लेकर आए हैं, वो बाहर से लाई हुई जो स्पीसीज है उसने हमारे यहाँ की स्पीसीज या हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दिया, जिससे यहाँ की स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पार्थिनियम। पार्थिनियम को बोलते हैं कैरेट ग्रास, ठीक, या फिर इकॉर्निया। ये जो इकॉर्निया है ना, ये साउथ नॉर्थ अमेरिका से लाया गया था। रीज़न क्या था? ये बहुत ज़्यादा, इसके जो फ्लावर है ना बहुत ज़्यादा सुंदर होते थे, जिस वजह से उसकी सुंदरता की वजह से उसको यहाँ पर लाया गया। जब उसको यहाँ पर पॉन्ड वगैरह में लगाया गया तो इसने क्या किया, उस पॉन्ड वगैरह के एरिया को पूरा कवर कर लिया, जिससे नीचे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो गई और कई सारे एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। इसीलिए इसको हम लोग वाटर हेक्सिंथ बोलते हैं या फिर बंगाल टेरर बोलते हैं। इसी इकॉर्निया को बंगाल टेरर भी बोला जाता है। उसके बाद में कैटफिशेस जो है वो कहाँ, वो हमारी रिवर्स में आती है, ये भी थ्रेट कंडीशंस में आ चुकी हैं। लास्ट है हमारा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कोई भी स्पीसीज जो है वो दो एक साथ जब ख़त्म होती हैं, क्यों? क्योंकि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड है, अगर एक स्पीसीज खत्म होगी तो दूसरी अपने आप खत्म हो जाएगी। इस तरह का एक्सटिंक्शन हमारा क्या कहलाता है, को एक्सटिंक्शन कहलाता है। अब हम बात करते हैं तो कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, डिस्टरबेंस हो गया, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कुछ मेन इफेक्ट को दर्शाते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स मीन्स बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है और उनको कंजर्वेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के तीन मेन रीजंस हैं। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियंस आर्गुमेंट्स, ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस आर्गुमेंट्स एंड एथिकल आर्गुमेंट्स। मीन्स बायोडाइवर्सिटी में कई सारी ऐसी स्पीसीज होती है जिनका बहुत छोटा सा यूज़ है, इसलिए हमको उनको यूज़ करना है, उनको कंजर्व करना है। बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से कंजर्व करना है, और जो हमारे एथिकल रीजंस है जिस वजह से हमको बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्व करनी है। कई सारे ऐसे लोकल के पीपल्स होते हैं जो वहाँ के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एनिमल हो या प्लांट स्पीसीज हो, उनसे अपना फूड लेते हैं, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, चाहे वो फायरवुड हो, फाइबर्स हो, वो वहाँ से खेती करते हैं और वहाँ से उसको क्या, उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, प्लस मेडिसिन मिलती है। मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स जो है वो किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। और कितने परसेंट, 25,000 ऑफ स्पीसीज जो प्लांट की हैं वो किसका प्रोडक्शन करती हैं, ड्रग्स का। कितने परसेंट, 25% ऑफ ड्रग्स। ब्रॉडली अगर यूज़ देखें तो ब्रॉडली यूज़ में हम देखते हैं, ब्रॉडली यूज़ में बहुत सारी यूजेस हैं। जैसे सबसे मेन रीज़न है क्या है, अमेज़ॉन जो फॉरेस्ट है
यहाँ पर 20% पूरी पृथ्वी पर जितनी ऑक्सीजन बनती है, प्रोडक्शन होता है, उसका 20% जो है वो अकेला कौन प्रोड्यूस करता है? अमेज़न फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एस्थेटिक प्लेजर, सुंदरता की वजह से भी हम लोग इसको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। थर्ड, पॉलिनेशन थ्रू, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पॉलिनेटर की तरह बिहेव करते हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो आप ये समझिए, पॉलिनेशन नहीं होगा तो धीमे धीमे सारे के सारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट प्रोड्यूसर हैं वो धीमे धीमे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो नई स्पीसीज नहीं बनेगी, नई स्पीसीज नहीं बनेगी तो यहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद इथिकल आर्गूमेंट्स। इथिकल आर्गूमेंट्स का मतलब है इस पूरी दुनिया पर कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं, हज़ारों एनिमल्स ऐसे हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो अपने आप में एक महत्व रखते हैं, चाहे भले ही वो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रखते हो, लेकिन अपने आप में उनकी कोई ना कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू जरूर होती है। इसलिए हमारी मोरल ड्यूटी है कि इन सबको क्या किया जा सके? सेव किया जा सके। कंजर्वेशन टेक्निक्स देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कंजर्वेशन का सबसे मेन मोटिव हमारा क्यों हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करते हैं तो हम लोग कंजर्वेशन के लिए किन ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन करें, किन का ना करें, इसके बारे में जानकारी देती है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक बुक होती है जो IUCN या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज या कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा मेंटेन करी जाती है, मतलब दी जाती है। इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऐसी स्पीसीज के बारे में जानकारी रखते हैं जो धीमे धीमे क्या हो गई? खतरे में आ चुकी हैं। उन सभी स्पीसीज को कुछ पेजेस पर लिखा जाता है और उन पेजेस का अपना एक कलर होता है। जैसे अगर ब्लैक कलर के पेजेस पर किसी भी स्पीसीज के बारे में लिखा है, मीन्स वो स्पीसीज कंफर्म क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। रेड पेज पर लिखा है तो इंडेंजर्ड कंडीशन में, मतलब खतरे में है, उसकी कम जनसंख्या बची हुई है। एम्बर पेजेस पर है तो वनरेबल है, मीन्स कहीं ना कहीं अभी उनकी जनसंख्या तो ठीक है, लेकिन उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण उनका आगे क्या हो सकता है? एक्सटिंक्शन हो सकता है। वाइट, जो रेयर देखने को मिलती हैं। ग्रीन पेजेस पर ऐसी स्पीसीज देखने को मिलती हैं जो फॉर्मली कैसी हैं? इंडेंजर्ड, मतलब कि पहले खतरे में थी और अब खतरे से बाहर आ चुकी हैं। ग्रे पर अनआइडेंटिफाइड या फिर अगर हम देखें अनक्लासिफाइड वनरेबल देखने को मिलते हैं, मीन्स जिनको पहचाना तो नहीं गया है लेकिन उनकी जनसंख्या कम देखने को मिल रही है। अब हम लोग ये वर्ड्स जो हैं ये पूछे जा सकते हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब ऐसा टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट जिसके अंदर उन इंडिविजुअल्स को रखा जाता है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, चाहे वो डोडो बर्ड हो, चाहे वूली मैमोथ हो। एक्सटेंट इन वाइल्ड, इसका मतलब है ये एक्सटेंट होने की कगार पर है। इनको पूरी तरीके से इन्वायरमेंट में रखा तो जा रहा है, लेकिन इनकी एक ही दो ब्रीड बची हुई हैं जिनको कैप्टिविटी या कल्टीवेशन हम लोग करते हैं। जैसे नॉर्दर्न वाइट राइनोसोरस है जिसकी दो प्रजाति बची थी, एक मेल एक फीमेल, जिनमें से एक जो है वो खत्म हो चुकी है, शायद फीमेल खत्म हो गई है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो हाई एक्सटिंक्शन रिस्क पर है, मीन्स कहीं ना कहीं धीमे धीमे आगे फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इंडेंजर्ड उनके हैबिटेट के खत्म होने की वजह से वो एक्सटिंक्शन कंडीशन पर पहुंच गई, जैसे सी टर्टल। वनरेबल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से पहुंच गई है लेकिन उनकी पॉपुलेशन अभी बहुत है, जैसे रेड पांडा। नियर थ्रेटेंड, फ्यूचर में वो एंडेंजर्ड कंडीशन या थ्रेट में आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन अभी ठीक है लेकिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जैसे शार्क हो चुका है, पॉल्यूशन के कारण ये सब चीज़ें आ सकती हैं। लीस्ट कंसर्न, जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, जिनको हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, हर जगह देखने को मिल जाते हैं। हाउस रैट हो गया, कॉमन फ्रॉग हो गया। डाटा डेफिसिट, डाटा डेफिसिट के अंदर वो स्पीसीज रखी जाती हैं जिनके बारे में हम लोगों के पास कोई डाटा नहीं है। जैसा रॉबर्ट मैंने बताया था कि अभी 3 लाख ऑफ एनिमल स्पीसीज एंड 1 लाख ऑफ प्लांट स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड, मतलब कि अभी तक खोजी जानी बाकी है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन, मींस इंटरनेशनली क्या एफर्ट हुए हैं कंजर्वेशन को, मतलब वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। तो सबसे पहले 1992 में अर्थ समिट हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था जिसको नाम दिया गया था पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट, जो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरियो में हुआ था। ये हमारा ब्राज़ील में है, जिसको कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बोला गया था। इसने बोला था किस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करेंगे,
कंजर्व करेंगे, और जो कुछ भी है, जो बेनिफिट्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, जो आएंगे उनको शेयर करेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है एक स्पीसीज जो है वो किसी कंट्री ने कंजर्व करके रखी, उसका दूसरा यूज़ नहीं करेगा, करेगा, उसको कंजर्व दूसरा भी कर सकता है। IUCN एक पहली संस्था है जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉरिशस में है, जो स्विट्जरलैंड में है। 1984 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि पृथ्वी पर जो कुछ भी स्पीसीज है जो एक्सटेंशन में है, इनका क्या किया जाएगा, कंजर्वेशन स्टार्ट किया जाएगा। अर्बन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा किसी भी वाइल्ड लाइफ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम देखें, IUCN साइंटिफिक एडवाइज़र भी है किसका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये क्या चीज़ है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक ऐसी संस्था है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, ग्लैंड में किया गया था, जो कहाँ प्रेजेंट है, स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है। इसका सबसे मेन चीज़ है, इसका जो सिंबल है वो जियांट पांडा है। ठीक, इसने सिंबल के रूप में किसको यूज़ किया है, जियांट पांडा को यूज़ किया है। WWF की बात करेंगे तो ये लगभग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कितने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 23 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इंडिया भी एक है। हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। अगर हम बात करें तो इंडिया में इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये इसी की ब्रांच जो है इंडिया में, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे में है। इसने कई सारे प्रोजेक्ट चलाए, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चलाया, क्रेन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया, सारस क्रेन की बात हो रही है, एंड अंडमान पिग स्टडी चलाई, इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न घाट, स्लॉथ वियर प्रोजेक्ट, ये सभी जो है प्रोजेक्ट ये WWF ने चलाए, लेकिन कहाँ से, तो इंडिया से चलाए थे। उसके बाद में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जो ये बताती है कि किसी स्पीसीज, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड के कारण उसका एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मीन्स इंटरनेशनल किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ से पैसे के लिए उस स्पीसीज को पूरी तरीके से या उस स्पीसीज का पूरी तरीके से एक्सटेंशन कर दिया गया है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म ये आपको याद रखने जरूरी है। जैसे IUCN हो गया, WWF हो गया, ये तो दो आपको याद ही हो गए। उसके बाद IBWL, ये आपको याद करना है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। उसके बाद में आपका है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाला, यूनिप, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिप, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ZSI और BSI, ये बहुत सिंपल है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद में सिटीज़, जो ऊपर आपने देखा है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यही है। उसके बाद CZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जोधपुर में है हमारा। इंडिया में भी कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए हैं। इन कंजर्वेशन एफर्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको हम लोग ने बोला IBWF। इसका मेन काम क्या होता है, नेशनल पार्क को इस्टेब्लिशमेंट करना। क्या करना, नेशनल पार्क की इस्टेब्लिशमेंट करना। उसके बाद में सबको जानकारी देना कि वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, पब्लिक इंटरेस्ट को बढ़ाना वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए। इसके लिए सबसे पहले 1955 में एक वाइल्ड लाइफ वीक चलाया गया था, जो अक्टूबर में होता है। मीन्स अगर हम ये बोलेंगे तो पहला जो सप्ताह होता है अक्टूबर का, उसको वाइल्ड लाइफ वीक के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया था। 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, 1972 में इस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था। इसके बाद इसके और क्या काम है IBWL के, तो हम देखते हैं ये भी कुछ काम है। ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज शुड बी बैंड, मीन्स ऐसी स्पीसीज जो रेयर हैं और एंडेंजर्ड कंडीशन में, उनका ट्रेड पर बैन लगाना। नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरीज का बनाना, जो हम पहले ही बता चुके, लेकिन कहाँ पर अभी तक ये मना था, जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अब ये हर जगह जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 370 हट चुकी है। तो उसके बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये भी स्टार्ट किया गया है इंडिया में। उसके बाद में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बॉम्बे और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दोनों ही कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें
इसका जो हेडक्वार्टर है वो 1958 में देहरादून में एस्टेब्लिश किया गया था। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये बॉटेनी मतलब मीन्स प्लांट और एनिमल के सर्वे के लिए होते हैं, जो यूके में इसका बोर्ड है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड एनिमल फिश एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, मीन्स ये प्लांट एनिमल और फिश की जीन्स के लिए भी इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है। अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन टेक्निक्स की। जो कंजर्वेशन कई सारी एजेंसीज हम लोगों ने पढ़ा था, वो दो प्रकार से कंजर्वेशन करवाती बायोडाइवर्सिटी का, एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है, तो दूसरा क्या होता है, एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी स्पीसीज को आपको कंजर्व करना है, जहां पर वो स्पीसीज उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, जहां वो रहती है, अगर उसी के इन्वायरमेंट में जहां वो रहती है वहीं पर उसको रख कर उसका ध्यान रखा जाए, उसकी देख रेख करी जाए, तो इस तरह का कंजर्वेशन कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर कोई स्पीसीज कहीं रहती है, आप उसको वहां से, या मीन्स राजस्थान में कोई स्पीसीज इंडेंजर्ड कंडीशन में, हम उसको वहां से कानपुर ले आए, तो ये इस तरह का जो कंजर्वेशन है, ये कंजर्वेशन है, लेकिन कैसा है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू कंजर्वेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट, इसके अलावा वेटलैंड्स, ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, और सैक्रेड ग्रुप्स, जिनको नहीं हम लोग बोलते हैं पवित्र गुफाएं हैं या पवित्र झीलें हैं, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स एनिमल का कंजर्वेशन उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में होकर होता है। इन सीटू कंजर्वेशन को दूसरे नाम से जानते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन, या फिर कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। इट प्रोवाइड लिविंग लैबोरेटरीज। अगर हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें, तो इन सीटू कंजर्वेशन में वहीं पर रखकर हो रहा है, मीन्स अगर हमें कोई भी चीज़ उसकी बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, हम उसमें अंदर कोई चेंजमेंट करना चाहते हैं उसके एनवायरनमेंट में या हैबिटेट में, तो हमको वो उसी इन्वायरमेंट में करना है, मीन्स हमारी वो लेबोरेटरी है। जिस तरीके से लेबोरेटरी में हम कुछ इन्वेंशंस करते हैं, वहीं पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके, तो वो भी हमारी क्या है, लिविंग लेबोरेटरी है। इसके कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, उसके हैबिटेट को अडेप्ट करना है। स्पीसीज को अगर वहीं रखेंगे तो एक दूसरे से वो कांटेक्ट में रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट मेंटेन्ड रहता है, खर्चा कम होता है, मीन्स लेस एक्सपेंसिव है, आसानी से उसको मैनेज किया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑफ इंडिजीनियस प्रोजेक्ट में पीपल, मीन्स वहीं के लोकल पीपल भी उसको करने में इंटरेस्ट लेते हैं। जबकि डिसएडवांटेजेस है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एरिया फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। जब वो पहले से ही इंडेंजर्ड कंडीशन में आ चुकी हैं, तभी तो हम उनको कंजर्व कर रहे हैं, और अगर वहीं पर ही रखेंगे तो वो ड्रामेटिकली लगातार उनका डिक्रीजमेंट हो जाएगा, अगर वहाँ पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लगातार चलती रहती है। अगर स्पीसीज कम है या फिर खतरा है, तो उनमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्पीसीज बहुत ज़्यादा, एक स्पीसीज बहुत कम है, तो फिर ये क्या करेगी, इसको किल करने के लिए जाएगी, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमने देखा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पर फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, ये कुछ भी नहीं हो सकता है। इसकी बाउंड्रीज वेल मार्क्ड होती है, मतलब कि एक पूरी तरीके से घेरा होता है, जिसको पूरी तरीके से बंद कर दिया, इसी के अंदर ही एनिमल कंजर्व रहता है। इंडिया में अप्रॉक्स 105 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, और कुछ नेशनल पार्क के बारे में हम लोग नाम भी देखेंगे, जैसे अंडमान निकोबार में कैंपबेल नेशनल पार्क, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, और बटन, चाहे नॉर्थ बटन नेशनल पार्क हो चाहे साउथ बटन हो, इनमें कैंपबेल आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क और वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। राजीव गांधी आप इसमें याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाले हैं वो यहाँ से हैं। अरुणाचल प्रदेश नामधापा नेशनल पार्क, असम काजीरंगा, सबसे वन हॉर्न राइनो के लिए है, काजीरंगा हमारा हो गया, मानस हो गया नेशनल पार्क। गुजरात याद रखना है, असम और गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क या सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश पिन वैली आप याद रखना, ठीक है। जम्मू कश्मीर दांचीगम, सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, दांचीगम। कर्नाटक बांदीपुर, कुंद्रेमुख, ये दो नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है। केरला में
पेरियार पूछा जाता है और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी शो करती है जो वेस्टर्न घाट पर है, इसीलिए इसका क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान याद रखना है, सरिस्का केवलादेव नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना। टाइगर स्पीसीज ज़्यादा हैं इसलिए इनको याद रखने जरूरत है। उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, नेशनल पार्क के बाद सेकंड है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया होता है जो नेशनल पार्क से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम देखें तो 1971 के अप्रॉक्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो यूनेस्को के ने स्टार्ट किया था, उसके अंतर्गत इस बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ। इंडिया में 1986 में सबसे पहला नेशनल पार्क खोला गया जिसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एनिमल का कंजर्वेशन करते हैं तो वहाँ पर जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, जो जनजातियाँ होती हैं जो जंगल में रहती हैं, उनका भी कंजर्वेशन किया जाता है, मतलब उनकी भी देखरेख करी जाती है। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या था? जितनी भी टेरेस्ट्रियल या कोस्टल इकोसिस्टम हो उनको कंजर्व करना, नेचुरल डाइवर्सिटी और नेचुरल इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के बीच में बैलेंस बना के चलना। बायोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, बायोस्फीयर के हमारे 3 तरीके के जोन होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये बायोस्फीयर है, तो इस बायोस्फीयर के अंदर 3 जोन हैं। सबसे अंदर वाला होता है कोर जोन, उसके बाद बफर जोन, उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन या फिर मैनिपुलेशन जोन। कोर जोन सबसे अंदर वाला एरिया होता है जिसमें केवल एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, कोई भी यहाँ पर नहीं होता, जनजाति भी नहीं होती है, ना कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। बफर जोन क्या होता है? जहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी तो नहीं होती है लेकिन रिसर्चेज या फिर एजुकेशनल इन्वायरमेंट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पर, इस वाले जोन में। और सबसे बाहर वाला जोन है, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, क्रॉपिंग भी हो सकती है, फॉरेस्ट्री भी हो सकती है, टूरिस्ट एक्टिविटी भी हो सकती है, लोकल बॉडी भी इसको यूज़ कर सकती है, लेकिन हंटिंग नहीं हो सकती है। ये ट्रांजिशन जोन में ये मेन पॉइंट है। कहीं कहीं पर हंटिंग देखने को मिल जाती है। सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी जो तमिलनाडु में है, उसके बाद नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है, मानस एंड डिब्रू सैखोवा असम में है, दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें आपको ये याद रखने हैं 4। और लास्ट है पन्ना जो नेशनल पार्क भी है और हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आती है सैंक्चुरी। सबसे पहले नेशनल पार्क, फिर बायोस्फीयर, देन हम लोगों ने क्या पढ़ा? सैंक्चुरी। सैंक्चुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरियाज होता है जिसमें एनिमल को कंजर्व किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर अलाउ होती है जहाँ नेशनल पार्क में बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर जैसे नहीं हम लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, लाल चंदन वगैरह की लकड़ी लोग काटते हैं, तो वहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट में काट सकते हैं। बाउंड्रीज जो होती हैं ये सब ज़्यादा बड़ी होती हैं किससे? नेशनल पार्क से। यहाँ पर कैप्चरिंग, किलिंग और पॉचिंग ये प्रोहिबिटेड होती है। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में? तो सबसे पहले भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, गिर गुजरात में है, ये कुछ नाम आपको याद रखना है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज केरला में है। टूरिस्ट यहाँ पर अलाउ नहीं होता है, और अलाउ होता है तो केवल एजुकेशनल के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का है ताकि वहाँ के लोगों को ये बता सके कि किस तरीके से एनिमल के साथ में ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद है हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट जो होते हैं वो हाई एंडेमिज्म या हाई स्पीसीज रिच एरिया होते हैं, जो अगर हम देखें तो 35 हॉट स्पॉट्स हैं पूरी दुनिया में, और जिनमें 4 जो हैं वो इंडिया में हैं। सबसे पहला हिमालय रीजन वाला, इंडो बर्मा बीच में हमारा, उसके बाद वेस्टर्न घाट, उसके बाद में सुंडालैंड। अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ये एक टर्म है जो हॉट स्पॉट के साथ बायोडाइवर्सिटी को जोड़ा गया है। ये पूरी दुनिया का लगभग कितना एरिया कवर करता है? 2% एरिया को कवर करता है। अभी तक जितने भी मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं उनसे अगर कंपैरिजन करा जाए तो अगर हम हॉट स्पॉट में एनिमल्स को कंजर्व करते हैं तो आने वाला मास एक्सटिंक्शन से हम कितनी स्पीसीज को बचा सकते हैं? 30% स्पीसीज को क्या कर सकते हैं? हम बचा सकते हैं। लास्ट आता है रामसर साइट। रामसर साइट क्या होती है कि ये एक पानी का ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरीके से लैंड एरिया द्वारा कवर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेटलैंड। इसी वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए ईरान देश में एक जगह है रामसर, वहाँ पर एक समिट हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसको रामसर साइट बोलते हैं या फिर रामसर सम्मेलन बोलते हैं, जो 1971 में हुआ था। इंडिया में अप्रॉक्स कितनी साइट्स है? 1937 साइट्स है। इंडिया में सबसे पहली साइट जो है वो एक्सटिंक्ट, जब इसका एक्सटेंशन स्टार्ट हुआ था तब आई थी, 1975 में आई थी। हर साल 2 फरवरी
को हम लोग रामसर डे मनाते हैं। ये स्टार्टिंग कब हुई थी? 1997 में हुई थी। पाला मिज़ोरम, सुल्तानपुर हरियाणा, लोनार लेक महाराष्ट्र, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, ये सभी जो हैं वो रामसर साइट्स हैं। 2023 में 52 एनिवर्सरी मनाई गई थी रामसर साइट्स की। इंडिया में जो सबसे न्यू रामसर साइट जोड़ी गई है वो है सांबर लेक, जो राजस्थान में प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर को अच्छे से देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन शॉट वीडियोस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। थैंक यू।